कुल मिलाकर देखिए इस वक्त चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, आम जनता, आम खास हर कोई इस आज़ादी के जश्न को मनाता हुआ नजर आ रहा है और हर एक पहलू को इंडिया न्यूज़ दिखाता है, दिखाता रहेगा। और इंडिया न्यूज़ दशकों से जो सही खबर है, जो निष्पक्ष खबर है, वो आम जनता के बीच में पहुंचाता रहा है। और आज एक एक तस्वीर भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जहां ये तस्वीर आपको दिखा रहे उस वक्त की है जब सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख रहे होंगे, राहुल गांधी भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब झंडा फहराया गया था। और बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीर, देश के विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ध्वजारोहण की तस्वीर और उसके बाद राष्ट्रगान। घनेंद्र भारद्वाज जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सवाल मैं आप ही से लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा एक बार आप इंडिया न्यूज के न्यूज रूम आए, हमारे आउटपुट पर पूरा 8 घंटे की जितनी शिफ्ट हम करते हैं एक दिन करके जाइएगा प्लीज सर। आपको ये समझ आ जाएगा कि इंडिया न्यूज किन किन खबरों को पिकअप करता है, जनता की आवाज को कैसे बुलंदी से उठाता है। कब आएंगे सर? सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जवाब देना चाहूंगी घनेंद्र की बात का। टीना जी, मैं लौटूंगा आपके पास। घनेंद्र जी से जो मैंने सवाल पूछा उसका आप जवाब दे दीजिए पहले। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा था, ना मेरा कोई ऐसी इंटेंशन थी। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक बार आप इंडिया न्यूज के न्यूज। सर सुन तो लीजिए, इंडिया टीवी से कार्तिकेय शर्मा से मेरा सिर्फ बोलिएगा। राजनीतिक रिश्ते नहीं, इंडिया टीवी और कार्तिकेय शर्मा से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, आपने शायद मेरी बात को गलत ले लिया, कि इस देश में जो भी सच बोलता है, जो भी सरकार से सवाल पूछता है परफॉर्मेंस पे, डिलीवरी पे, सरकार के वायदों पे, उसको एंटी नेशनल बता दिया जाता है, उसे देशद्रोही बता दिया जाता है, उसको डराने के लिए सीबीआई भेज देते हैं, ईडी भेज देते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं, उसके आदमी के पूरे कैरियर को, पूरी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये सरकार ऐसे चल रही है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जो भी सच बोलेगा, वो सच मैं बोलूंगा तो मेरे घर सीबीआई पहुंच जाएगी। टीना शर्मा जी, क्या कहेंगे? घनेंद्र भारद्वाज को आपने सुना, क्या है इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, आज़ादी के दिन भी अगर प्रधानमंत्री की जो संवैधानिक पद है और वो चुनकर आए हैं, मैं एक बात घनेंद्र भारद्वाज से और इस देश की जनता से पूछना चाहती हूँ। जब आप चुनाव में जाते हैं, आप वोट नहीं पाते हैं और आप एक मजबूत विपक्ष नहीं बना पाते हैं, एक यूपीए जो इतना बड़ा गठबंधन, महागठबंधन बनाने के बाद भी आप यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपका मुख्य चेहरा कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। उसके बाद इतनी नफरत आप लाते कहाँ से हैं? आपको रात को नींद कहाँ से आती है? यही वो घनेंद्र भारद्वाज हैं जो पहले मुझे 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 बोलते हुए बहुत अजीब लगता है कि ये शुरू से ही इस तरह की बातें करते हैं और इतनी नेगेटिविटी पे बात शुरू करना। सुबह का समय है, 15 अगस्त है, आपको बोलना है प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए, लेकिन आप शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं चलेगा। सुनिए एक मिनट, आप शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं चलेगा। इस देश में 67 साल जिन्होंने सरकार चलाई है, वो हमारे तो देश के, मतलब हमारे देश के लोग भी नहीं है जिन्होंने जिस तरह से सरकार चलाई है। आप इमरजेंसी को जस्टिफाई करते हैं, आप 1984 को दंगों को जस्टिफाई करते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गोधरा कांड को मतलब जस्टिफाई करते हैं। आप गोधरा कांड को बताइए, गोधरा कांड के लिए भी 2 वर्ड धर्मेंद्र जी, उसमें उनको क्लीन चिट मिली है। आप प्लीज मेरे से हिस्ट्री की बातें मत कीजिए। उसमें क्लीन चिट मिली है, क्लीन चिट सरकार में आने के बाद मिली है। धर्मेंद्र जी सरकार में आने के बाद 1984 के दंगे, ब्लू स्टार ऑपरेशन, नसबंदी, इमरजेंसी, उनको अमित शाह जी को क्लीन चिट मोदी जी को सरकार में आने के बाद मिली है। अरे आप 2027 में यूपी के चुनाव हैं, मैं देखती टीना जी, बहुत माफी के साथ मैं आपको रुकना चाहूंगा। सप्तधारा को लेकर टीना जी लौटूंगा आपके पास, आप दोनों लोग अपनी बात पूरी करिएगा। सप्तधारा को लेकर आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। और बायोलॉजी ओलंपियाड के बीच हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और हमारे साथ मेजर जनरल जेके बंसल भी
चलिए, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। टीना शर्मा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। और घनेंद्र भारद्वाज जी, आपको भी बोलने का पूरा समय मिला है। अब टीना शर्मा जी क्या कह रही है, जरा उनको भी सुन लेते हैं। बोलिए। अरे मैडम 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 देखिए, ये ऑन बात स्क्रीन कर लीजिए। मैं तो बोल ही रहा, विक्रम लोहिया बोल रहे थे कांग्रेस वाले, आप मेरा नाम क्यों ले रहे हो? आप पहले ऑन स्क्रीन तो सारे पैनलिस्ट को लाओ ना, पता चलेगा आपको कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा किसके बीच नहीं में। नहीं, आपको भी तो बोलने का आपको खुद ही समय नहीं दिया पता, ना, स्टूडियो आपने में तो बैठ के। बोला। अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैंने नहीं बोला बीच में उनके, टीना जी के, विक्रम लोहिया जी बोल रहे थे कांग्रेस वाले। आपको पता ही नहीं, आप एंकरिंग कर रहे हो, आप शो चला रहे हो, नहीं आपको नहीं ये नहीं नहीं पता कि कौन आदमी बोल रहा है। नहीं नहीं, नहीं, मैंने, विक्रम मुझे लोहिया पता है जी कि ने भी कांग्रेस बोला है और आप भी बीच में बोल रहे थे। टीना शर्मा जी अरे बोलिए। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं ठीक बोला, है, ये तो कहना बोल रहा हूँ ऑन चाहती हूँ स्क्रीन कि अरे सबको टीना चला जी रहा के है, बाद पता बोल चल रहा ठीक है। लीजिएगा। है, टीना जी को आज बोलने महिला दीजिए। सशक्तिकरण की बातें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं, तो टीना जी को पहले बोल लेने दीजिए। टीना जी देखिए, बोलिएगा। जब आप सर आजादी के प्रधानमंत्री, पर्व अरे को सर, टीना जी डिस्कार्ड को बोल करते लेने दीजिए, हैं, फिर उसके बाद आप बोल लीजिएगा। टीना जी से 2 मिनट आप ज्यादा बोल लीजिएगा। देखिए, जब आजादी के पर्व को आप डिस्कार्ड करते हैं, चाहे वो 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो, तो आप इस देश के फौजियों के सम्मान को डिस्कार्ड कर रहे होते हैं। मैं एक सेकंड जनरेशन फौजी परिवार से आती हूँ। मेरे ससुर रॉ से रिटायर्ड हैं, कैप्टन ओपी शर्मा। मेरे पति आज भी स्पेशल फोर्सेस मार्कोस हैं, कमांडर एमडी शर्मा। जब आप ऐसे परिवारों के शहीदी को और ऐसे परिवारों के ऋण को, ऐसे परिवारों के योगदान को, जब आप 15 अगस्त 26 जनवरी पे सवाल उठाते हैं ना, तो सिर्फ आप प्रधानमंत्री पे और उनकी सरकार पे सवाल नहीं उठाते, आप फौजियों के ऊपर सवाल उठाते हैं। आप इस देश की रक्षा आप करने कैसी वाले, बात कर रही हैं? ये गलत बात है, इस बात को मैं रोकूंगा आपको। अब नहीं, नहीं। सरकार को फौजियों से नहीं जोड़ सकती हैं, प्लीज। अब ये नहीं, मैं बात ना जोड़ूंगी, कहें टीना जी, मैं जोड़ूंगी, ऐसे नहीं है। मैं जोड़ूंगी मोदी बिल्कुल, मोदी जी, क्योंकि अमित शाह जी कोई ये जो फौजी से नहीं आजादी है, आप गलत बात ये ना करिए आजादी, प्लीज। ये आजादी मैं आपकी दिलाई हुई मैं नहीं आपकी है। बात को कतई नहीं बोलने दूंगा ये बात। आज भी बॉर्डर्स को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो फौजी ही हैं, वो पुलिस ही फौजी है, कर वो रहे हैं, एयरफोर्स ही सरकार है। की बात मत वो करिए। सरकार तो पाकिस्तान जा रही है बिना बुलाए। आप अरे कैसी बात सरकार करें? तो मणिशंकर अय्यर गए थे भाई साहब, बिना सरकार तो मणिशंकर अय्यर गए थे। आप मणिशंकर को मोदी जी से बराबर करो, अच्छी बातें करिए ना। आप तो इसका मतलब मणिशंकर मोदी और अय्यर, मोदी और आपके पास तो कोई मणिशंकर चेहरा ही नहीं है मोदी जी के बराबर। मैं आपके पास तो कोई प्रधानमंत्री की चेहरा ही बात, नहीं है मोदी जी तो के फिर आप बराबर, क्या तो बात कर रही मणिशंकर हैं? अय्यर को ही बिना बना बुलाए दीजिए चेहरा। पाकिस्तान जाना, मणिशंकर अय्यर को भारत पार्टी के बुलाना, अंदर तो आप पूछते कैसी नहीं बात है। कर रही हैं? यहाँ किस मणिशंकर प्रकार अय्यर की को बात कर पार्टी रही के हैं अंदर आप? तो पूछते नहीं है, बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं। नो, आप आपको कुछ, माफी मांगनी चाहिए अपने शब्दों पे, आपको अपने शब्दों पे माफी मांगनी मैं चाहिए। आपसे माफी मांगूंगी, मैं आपसे शब्दों पे, माफी अपने शब्दों पे मांगूंगी। माफी मांगिए, अपने शब्दों पे माफी मांगिए, अपने शब्दों पे माफी आगे मांगिए। आप बढ़ाने की बात हो रही है, आप मुझसे माफी आप यहाँ मंगवाएंगे। सरकार को फौजी या बता रही हैं, महिलाओं आप मोदी शाह को फौजी बता यहाँ रही हैं। यहाँ लखपति दीदी बनाने की कमाल बात कर हो रही रही हैं है। आप। ग्राम कौन सी पंचायतों में, अभी जाइए सड़कों जिला पे लाखों दीदी पंचायतों में महिलाओं के इलेक्शन की भीख बात मांगती हो मिल रही रही है है। आपको। यहाँ आप कैसी बात कर रही हैं? 33% महिलाओं को संविधान में और पार्लियामेंट में जगह देने की बात हो रही है। आप एक आप महिला से, जाकर के एक सरकार फौजी पे जगह परिवार देने की की बात पढ़ी कर रही लिखी हैं। महिला से, एक फौजी परिवार की पढ़ी लिखी महिला से, आप हार्वर्ड ये मैडम माफी मांगिए सर, ना ममता आप दीदी से। मैं ममता हार्वर्ड दीदी से, एलुमनाई जिसको हूँ। दीदी और दीदी मैंने कर रहे थे मोदी जी, दीदी और दीदी मैंने कर रहे थे, माफी लंदन मांगिए स्कूल ना ऑफ मोदी जी, इकोनॉमिक्स एंड ममता पॉलिटिकल दीदी से साइंस से पॉलिसी, पब्लिक मांगिए पॉलिसी ना, किया है। मैं मांगिए ना हार्वर्ड माफी ममता एलुमनाई दीदी हूँ। से। आपकी औकात है मुझसे माफी मांगिए मंगवाने की? पहलवान अरे बच्चों से। टीना जी, माफी टीना जी, मांगिए टीना जी, पहलवान व्यक्तिगत आप बच्चियों दोनों से। लोग आज के दिन व्यक्तिगत मत होइए, कम से माफी कम पहलवान विक्रम जी बच्चियों आप भी से। व्यक्तिगत मत कह रहे होइए। माफी टीना जी मांगिए, आप भी व्यक्तिगत मत मांगिए होइए। पहलवान एक एक बच्चियों लोग से। बोलिए, ताकि और दर्शकों को माफी भी ये समझ में मांगिए। आए कि आज जब देश अपनी आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो उस देश के पार्टी के प्रवक्ता टीवी स्क्रीन पर आकर कैसे आपस में आज भी लड़ रहे अनपढ़ हैं। व्यक्ति टेलीविजन पे बैठकर एक पढ़ी लिखी माफी महिला से मांगनी जो चाहिए इस पहलवान जो इस बच्चियों से। आजादी के पर्व को मना माफी रही है, मांगनी उससे चाहिए कहेगी उस माफी बच्चे विक्रम से, जी, जिसके साथ विक्रम जी, पुलिस ने टीना जी को बलात्कार बोल किया। लेने दीजिए, उसके बाद फिर आप कांग्रेस को बोलिएगा। माफी मांगनी चाहिए इस देश से। टीना जी प्लीज जल्दी आप कंप्लीट करिएगा। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए इस देश से। अब विक्रम जी अब आप बोलिए, टीना जी का हो गया। देखिए, माफी मांगनी चाहिए पहलवान बच्चियों से, माफी मांगनी चाहिए उस लड़की से जिसके साथ पुलिस वाले ने गलत जगह पे उसको डंडा लगाया। मोदी सरकार ने को माफी मांगनी चाहिए, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, इन देश के दलालों को माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, कुलदीप सेंगर जैसे नेताओं इमरजेंसी के से लिए माफी मांगनी मांगेंगे आप? चाहिए। इमरजेंसी के लिए शर्म नहीं माफी आती यहाँ पे मांगेंगे? बैठ करके 1984 के दंगों के लिए माफी मांगेंगे? माफी मांगे गोधरा कांड इमरजेंसी के पे, लिए माफी मांगे मांगेंगे? दीदी और दीदी करने पे, इमरजेंसी के लिए माफी मांगेंगे? माफी मांगे इमरजेंसी के लिए सोनिया माफी गांधी से, मांगे? माफी मांगे इमरजेंसी के लिए सोनिया माफी गांधी जी से, मांगे? जिसको वो कांग्रेस की विधवा कह रहा था। इमरजेंसी के लिए माफी मांगे? वो इमरजेंसी के नेता लिए माफी जो मांगे? जिसको जो अनपढ़ नेता 1984 के अनपढ़ दंगों के लिए था, माफी सोनिया मांगे? गांधी को कांग्रेस की विधवा कह रहा था, कांग्रेस की विधवा बोल रहा था। 1984 शर्म के नहीं दंगों आती के लिए मोदी जी माफी को मांगे? बैठ करके यहाँ इमरजेंसी बड़ी के लिए बड़ी बातें, लंबी लंबी बातें इमरजेंसी करने के लिए का माफी करते मांगे? हैं।
इमरजेंसी बड़ी बड़ी लंबी लंबी इमरजेंसी ंकने की के बात मामले करते विक्रम हैं, जी, काम की विक्रम बात जी, नहीं के करते। लिए माफी मांगिए। चलो मैं आपकी थोड़ा सा राजनीतिक दंगों कूल के लिए डाउन। माफी मांगिए। आप पानी पी लीजिए, मैं इमरजेंसी लौटूंगा के लिए आपके माफी पास। मांगिए। पानी है, घनेंद्र जी मुझे के पड़ेगा। पास मैं आना चाहूंगा। घनेंद्र जी, आप इन दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे होंगे, बीजेपी और कांग्रेस के इन प्रवक्ताओं को सुनने के बाद आपका क्या कुछ कहना है इस देश के अंदर इस वक्त जो स्थितियां हैं, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर जो जिक्र किया है, उस दिशा में सरकार कितना आगे बढ़ रही है, ये बताइएगा। देखिए, मेरा भी ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री जी अगर लाल किले की प्राचीर से कुछ भी कहते हैं तो प्रधानमंत्री जी को अपनी बातों पे कायम रहना चाहिए। अपनी बातों पर, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा है और प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से कुछ भी बोला गया उसको सार्थक करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आज युवाओं की बात कर रहे थे। आज देश का जेनजी जब प्रधानमंत्री जी से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए जंतर मंतर पे आया, उससे किस तरीके का अत्याचार किया गया, किस तरीके की बर्बरता की गई। उन्हें आतंकवादी बताया गया, एंटी नेशनल बताया गया, झारखंड पे भी पाकिस्तान बोलीजिए स्पॉन्सर्ड घनेंद्र बताया गया। भारद्वाज जी। मैडम, मैं सब पे बोलूंगा, आप मुझे सुनना चाहोगे तो मैं सब पे सुन रहे बोलूंगा। हैं, लेकिन वहां का भी जिक्र हाँ, कर लीजिएगा जरा। मैडम मैं झारखंड पे भी जिक्र करूंगा। हाँ। देश में अगर कहीं पर भी पेपर लीक होते, अगर झारखंड में पेपर लीक हुआ है, केंद्र में इनकी सरकार है, आप करवाओ, जांच करवाओ, सीबीआई करवाओ, जिसने भी ये पेपर लीक लाठीचार्ज करे जो हुआ है उनको। उस पर क्या कहेंगे मैं आप? कह रहा हूँ निश्चित तौर पर अगर छात्रों पे अगर झारखंड में लाठीचार्ज हुआ, मैं उसको भी कंडेम कर रहा हूँ। मैं जंतर मंतर को भी कंडेम कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अगर पेपर लीक हो रहे हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल हर होनी जगह चाहिए। बात करनी चाहिए। देश के छात्रों और बिल्कुल नौजवानों होनी के चाहिए। ऊपर अगर कहीं पे भी अत्याचार हो रहा है, कहीं उनके साथ गलत हो रहा है, तो सबको करना चाहिए। लेकिन आप देश के जेनजी को एंटी नेशनल बोलोगे, आप देश के जेनजी को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड बोलोगे, अच्छा, आप देश के जेनजी पे आंसू किस गैस नेता ने चलवाओगे। बीजेपी के बोला है, एक बार थोड़ा सा शायद मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार बताइएगा नाम। मैं बता रहा हूँ सारे लोग, एक नाम including बताइए, मुझे किरण नाम नहीं रिजिजू। याद आ रहा है शायद। अरे सबसे पहला नाम बता रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान ने उनको पाकिस्तानी नेक्स्ट लाइन कहा बोला, छात्रों को, धर्मेंद्र। आतंकवादी कहा हाँ, छात्रों को। मैं बता रहा हूँ। अरे सर, मैं क्या कह रहा हूँ, सारे प्रवक्ता टीवी डिबेट्स पे अभी आप गूगल कर लीजिए, एक मेरे पास नाम तो बताइए ना फोन सर, नहीं है। पर्टिकुलर। मैं अरे सारे आरपी सोशल सिंह मीडिया से पर जो लेके चल अजय- रहा है, रील मैं स्क्रॉल क्या कर कह रहे रहा हूँ, हैं, टीवी स्क्रीन सर पर जी, आकर सुन लीजिए। कुछ भी बोल दे रहे सर हैं। सुन लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, धनेंद्र सर जी, आप सर सुन सर अगर आप नहीं जिम्मेदार सुनना चाहते प्रवक्ता हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप नहीं सुनना चाह रहे तो आप मैं तो जिम्मेदार देखो प्रवक्ता हैं, कम एंकर, से कम अपने मैं ये कह शब्दों रहा में हूँ, उन जिम्मेदारियों मैं ये- को तो मैं झलकाइए। ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एंकर हो, शो आप चला रहे हो, आप मेरे को जितना सुनना चाहोगे उतना ही सुन पाओगे। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह एक पाऊंगा। मेरा नाम, मैं वॉल्यूम- शायद नाम हो वॉल्यूम सकता है म्यूट भूल कर रहा दो। के साथ बोलिए हूँ, ना। धनेंद्र भारद्वाज जब यहाँ पर आकर मुझे नाम बता देंगे तो मुझे भी स्मरण रहेगा हमेशा। मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी के तमाम प्रवक्ता अभी एक आपको बड़े कह नेता रहे का हैं, सर्च कर लो। नाम, एक बड़े अरे प्रवक्ता सुन तो का नाम लीजिए, जिसने कहा हो कि छात्र आतंकवादी हैं। सर बताइए। मैं बता रहा हूँ सर, सारे लोग, अजय आलोक के बाद ये आपका शिवम त्यागी आतंकवादी के छात्रों बाद को खुद- कहा उन्होंने। अरे बिल्कुल, आप गूगल सर्च करिए, हर डिबेट में मैं पाकिस्तान बैठा हूं, मैं तो समर्थित आपकी कहा। डिबेट सर, मैं आपकी डिबेट्स पे पहली बार बैठा हूँ। मैं जितनी डिबेट्स पे बैठा हूँ, इंडिया टीवी पे, दूसरे चैनलों पे, ये तमाम लोग आके इनको इंटरनेशनल बताते थे, टेररिस्ट बताते थे, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, चाइना स्पॉन्सर्ड, फॉरेन फंडिंग, ये सारे इल्जाम तो इन बच्चों पे लगे हैं। और आज छोड़ो जेएनजी को, छोड़ो जेन अल्फा भी जो है सरकार के खिलाफ कह रहा है, इसको ठीक फॉरेन करो, फंडिंग सरकार और कुछ नहीं कर रही। पाकिस्तानी आतंकवादी सरकार के प्रवक्ताओं ने बताया, तो फिर इस्तीफा क्यों लिया धर्मेंद्र प्रधान का? सर क्या कह रहे हो, देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जिस तरीके से लिया गया है, आप समझे भारतीय जनता पार्टी को कितना कष्ट हुआ है। मोदी जी अभी तक उस कष्ट से बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक शिक्षा मंत्री नहीं थे। धर्मेंद्र प्रधान सरकार के लिए एक रेवेन्यू रिसोर्स थे, सरकार के लिए उगाही करते थे, सरकार के लिए भ्रष्टाचार से पैसा इकट्ठा करते थे, जिससे बीजेपी चुनाव लड़ती थी, एमएलए खरीदती थी, एमपी खरीदती थी। धर्मेंद्र प्रधान तो नरेंद्र मोदी जी के दत्तक पुत्र की तरह थे। पंजाब में क्या कर रहे हैं आप? इसलिए पंजाब में क्या मैडम, कर रहे हैं आप? पंजाब में क्या कर मैं रहे तो कह हैं? रहा हूँ ड्रग्स बंद कर सर, दिया आपने पंजाब में? सर मैं पंजाब कह में रहा क्या हूँ कर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री? पंजाब में अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? चलिए जेड मैं प्लस लौट रही हूँ सिक्योरिटी लेकर घूम रहे टीना हैं, जी, मैं इस पंजाब पर के जवाब रिसोर्सेज लूंगी को आपसे, पल रहे हैं। इस क्या पे कर जवाब रहे हैं लूंगी। पंजाब? प्रधानमंत्री ने आज नक्सलियों को लेकर क्या कहा है वो भी एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी
धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। तो नक्सल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, ये आपने सुना। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा इस सवाल को लेकर। देश की सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों के खात्मे, उनकी विचारधारा को रोकने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं, इस दिशा में इस कदम को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। मैं तो प्रधानमंत्री जी की एक ही बात कहूंगा, उनको जितना झूठ बोलने के लिए मौका दिया जाए। प्रधानमंत्री जी जब भी मुंह खोलते हैं सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। देखिए, शब्दों को बहुत ज्यादा नचाइए मत सर। सवाल मेरे नक्सल को लेकर है, उस पर जवाब दीजिए। शब्दों को नहीं नचा रहा हूं, मैं बात की बात कर रहा हूं। नक्सल को लेकर सरकार की तरफ से जो काम किया गया है वो शानदार है या नहीं? देखिए, आपकी नजर में हो सकता है। मैंने आपसे सवाल पूछा है। मैं सरकार के गुणगान थोड़ी करूंगा। सरकार ने काम किया होता तो मतलब सिर्फ और सिर्फ विपक्ष आलोचना करेगा? आलोचना करने लायक काम होंगे तो कहूंगा। नक्सल के क्षेत्र में जो काम हुए हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नक्सली महिलाओं को आपने रैंप वॉक करते हुए देखा होगा। हजारों की संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है सरकार के सामने। वो मुख्य धारा से जुड़े हैं। नक्सल की शुरुआत 1967 से जब से हुई ना सर, तब से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इन इलाकों में लोग जाने से डरते थे उन जंगलों में। अच्छा, तस्वीरें बदली है ना सर, कुछ हद तक बदली हैं। मैं नहीं कह रहा हूं खत्म हो गया। आपने तो इन्होंने, ये प्रधानमंत्री के मायने से बात कर रहे थे, इन्होंने तो आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी। जिस समय नक्सल को लेकर सवाल है मेरा सर, सिर्फ और सिर्फ नक्सल को लेकर सवाल है। नक्सल पे ऐसे सरेंडर तो पहले भी होते हुए हैं। नक्सलियों ने सरेंडर कितनी बार किया है, हथियारों के साथ सरेंडर किया है, और हर सरकार ने किया है। मैं ये नहीं कहता इस सरकार ने किया, हर सरकार ने किया है, और हर सरकार ने काम किया है। आपको याद हो सुषमा स्वराज जी का वक्तव्य था, उन्होंने कहा अपने मुंह से कि हमारे देश की तमाम सरकारों ने काम किया है। तो मैं ये अगर आपसे कहता मतलब आप ये कह रहे हैं कुछ बदलाव हुआ ही नहीं है? बदलाव देखिए, सुनिए, 19-20 काम होते हैं। अरे स्वीकार लीजिए विक्रम जी, स्वीकार लीजिए। नहीं स्वीकारेंगे कैसे, क्योंकि उन्होंने तो ठान लिया है कि स्वीकारने 1 से घंटे आप के छोटे डिबेट नहीं हो जाएंगे। 1 घंटे के डिबेट में उनकी आप पार्टी में जब लौट के जाएंगे कांग्रेस के दफ्तर, तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि इंडिया न्यूज पर क्यों आकर आप स्वीकार के चले गए। नहीं, मुझे 4-5 दिन पहले एक फोन आया किसी एक व्यक्ति का, कह रहे विक्रम भाई मैं तो भारत के अंदर तो स्मार्ट सिटी ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। अच्छा, वो तो मतलब 1 घंटे के डिबेट में विक्रम लोहिया जी, आपने एक शब्द जो बार बार रिपीट किया, वो ये झूठ बोलते हैं, लंबा भाषण था, इसमें कुछ नहीं था। आपने एक बार ये नहीं बोला कि हाँ, ये देश के विकास के लिए जो विजन तैयार किया गया है ये बेहतर हो सकता है, इसमें विपक्ष भी योगदान वो देगा। तो नहीं बोलेंगे, वो तो मुझे पता है। लेकिन नक्सल को लेकर मजबूत देश की नींव वो नहीं बोलेंगे, मुझे पता। नक्सल को लेकर सर आपका क्या कहना है? देश में नक्सल के खिलाफ जो एक्शन हुए वो अच्छे हैं या नहीं, सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं? बस इतना जवाब। सिर्फ नेहरू जी हैं। अगर नेहरू जी ना होते इस देश को ये देश विकसित नहीं होता। उनकी सोच से देश विकसित हुआ है, उनके कामों से देश विकसित हुआ है। मोदी जी को तो मैं उस बात का खंडन आपकी कर रहा हूं सर। विक्रम जी, नक्सल को लेकर मेरा आपसे सवाल है, नक्सल को लेकर जवाब ना हो तो फिर मैं आगे जाऊं। नहीं, सरकार के द्वारा कोई आपके पास जवाब नहीं है। गणेंद्र जी, आप बताइएगा नक्सल को लेकर जो सरकार ने एक्शन लिया है उस एक्शन से आप संतुष्ट हैं या नहीं? सिर्फ नक्सल की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि 1947 से लेकर आज 2026 हो गया, इस देश में जितनी भी सरकारें रही हैं, 12 साल का एक कार्यकाल निकाल दो। इससे पहले मोरारजी देसाई की भी सरकार रही, चरण सिंह साहब की भी सरकार रही, वीपी सिंह की भी सरकार रही, इंदिरा कुमार गुजराल की भी सरकार रही, और अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही। सबका कंट्रीब्यूशन है इस देश को बनाने में, इस देश की डेवलपमेंट में। सिवाय ये जो 12 साल गए नरेंद्र मोदी वाला जो है ना, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। इन 12 सालों में काम नहीं हुआ है। गणेंद्र जी, दर्द जो है ना, मैंने सवाल नक्सल को लेकर आपसे पूछा है, नक्सल को लेकर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप 47 से लेके 2026 तक आ गए। नक्सल की शुरुआत 1967 1968 के आसपास से हुई। तो नेहरू जी को नक्सल से आप क्यों जोड़ रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा है कि इस देश में तमाम काम हुए, इस देश की देखिए, नक्सली पैदा कहां से हुए? संघ से निकले, बिल्कुल से निकले। अब
देखिए, अब उस विचारधारा पे मैं नहीं जा रहा हूं। नक्सलियों के खात्मे को लेकर, नक्सलियों के मुख्यधारा से जोड़ने को लेकर, ये जो काम किए गए हैं, प्रयास सरकार की तरफ से किए गए हैं, उसको लेकर आप सहमत हैं या नहीं? नक्सली कहां से निकले ये देखिए ना। हाँ, चलिए ठीक है। टीना शर्मा जी, आपने विक्रम लोहिया जी को भी सुना, घनेंद्र भारद्वाज को भी सुना। ये दोनों ही कह रहे हैं कि 12 साल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले की जो सरकारें थी उनमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, बेहतर बदलाव हुआ है, नेहरू जी का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन अभी की जो मौजूदा सरकार है, इन 12 सालों में कोई काम ही नहीं हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? मैडम, मैं मैंने इनसे वाजपेयी जी का भी मैं जिक्र इनको ये करा था। बताना चाहती हूँ मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसमें नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में डिफेंस के लोगों को, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस टाइम लेफ्टिनेंट कमांडर थे, डिफेंस के लोगों को मौका मिला था कि वो पुलिस में स्विच करें, और पुलिस में अगर स्विच करते हैं तो सिर्फ नक्सल एरिया में जो है 4 साल काम करेंगे। इनको मालूम नहीं है कि देश में किस तरह से, और डिफेंस के लोगों ने स्विच किया। डिफेंस में नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इन तीनों लोगों ने, इन तीनों सर्विसेज ने स्विच किया। थोड़े से स्टाइपेंड ज़्यादा होते हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो स्पेशल फोर्सेस कमांडो थे, तो यहाँ दिल्ली में नहीं थे उस टाइम, वो इटली में ट्रेनिंग में थे, और उनका भी मन था कि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाए। तो वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में ही हुआ है। 1968 में, बिल्कुल सही कहा आपके एंकर ने,